तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी चीज़ें तो ठीक ही ठाक है, आपने बोला भी क्लास जॉइन किया, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको पढ़ना कैसे चाहिए, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा फोकस करने लायक है। तो कैसे-कैसे आपको पढ़ना है, पहले तो मैं हमारा बता दूँ कि आपको सर और मैडम कैसे-कैसे पढ़ाएँगे, फिर आपका बताऊँगी कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है? तो कैसे पढ़ाया जाता है आपको, देखो, अभी क्या होने लग गया है कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, चेंज हो गया है। 2020, 21, 22 का पेपर आप उठा के देखोगे, तो वहाँ पर एसएसआर रीजनिंग क्वेश्चन, कथनात्मक क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस जोड़ियाँ बनाने वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा देने लग गया है। तो विशेष रूप से उस पर फोकस करते हुए, एसएसआर रीजनिंग को फोकस करते हुए, अपन अब क्या करने लग गए हैं, जहाँ पर संभावित होता है, उन चीज़ों को हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करके पढ़ा जाता है। हाँ, तो पढ़ाने की टेक्निक क्या-क्या चीज़ है, जहाँ पर आपको एसएसआर रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, वहाँ पर आपको बाकायदा पूरा एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा। दूसरी चीज़ें क्या है, जैसे शॉर्ट ट्रिक होती है, कोई भी चीज़ ले लो, उसकी शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं हम। जैसे शॉर्ट ट्रिक में समझ लो, मैं आपको बता दूं, जैसे हम उदावृत्त में योग पढ़ते हैं, वो तो मैंने जस्ट बता दी, तो बहुत सारी होती है। जैसे हिंगु आदि चूर्ण के घटक कौन-कौन से हैं, तो हम एक कोड बनाते हैं, शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं, हिंगु, बची, कुशवाहा। मतलब जो हींग है बचा हुआ कुशवाहा ले गया, इसका फुल फॉर्म हिंगू से हिंगू, बची से बचा, कु से कुछ है, सा से शताब्दी, ऐसे करके पूरा डिकोडिंग आप करोगे, जब पढ़ोगे तब मैं आपको बताऊंगी, है ना? तो हम जहाँ पर पॉसिबल चीज होती है वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक पढ़ाते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पर हम डायरेक्ट कोड बनाकर पढ़ते हैं। कोड कहाँ पर बनाते हैं, जहाँ पर हमारे पास दो हाफ होते हैं, एक हाफ को हमको दूसरे हाफ से डायरेक्ट कंपेयर करना रहता है, वहां पर हम कोड बनाकर पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, कोई टीका का एग्जाम्पल ले लो, जैसे चक्रपाणी की टीका है, 11वीं सदी की टीका है। किस कौन सी संहिता पर, चरक संहिता की बात करूं तो क्या लिखी उन्होंने, आयुर्वेद दीपिका लिखी है। तो यहाँ पर हमने कोड बनाया कि चक्रपाणी को चक्कर पढ़ लिया, चक्कर लगाते हैं, कब लगाते हैं, हम हाथ में दीपक लेकर भगवान की परिक्रमा करते हो ना, 11 बार करोगे, 21 बार करोगे, ऐसे करोगे ना, तो 11 बार दीपक लेके चक्कर लगाते। तो ये क्या हो गया, कोड मेथड। ऊपर क्या पढ़ा था हमने, शॉर्ट ट्रिक पढ़ा था। जहां पर एसएसआर रीजनिंग क्वेश्चन होता है, वहां पर हम एक्सप्लेनेशन के थ्रू पढ़ते हैं। फिर आता है जहां पर बहुत बड़ी चीजें हमको याद करना है, तो हम वहां पर एक स्टोरी फॉर्म करते हैं, स्टोरी बनाते हैं। जैसे अभी अभी ओल्ड बैच में आपका द्रवगुण कल शुरू करने वाली हूँ, मतलब शुरू क्या, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसमें हम एक पूरा स्टोरी पढ़ेंगे, 532 632 की अशोक और अर्जुन लोधी ने एक किराने की दुकान खोली थी, वहां पे धाय माँ आती थी कुछ खरीदने के लिए, ऐसे करके एक स्टोरी बनाएंगे, उसमें आपको बहुत सारी दृष्टि साथ में होती है, स्टोरी फॉर्म हो गया। पांचवी मेथड किस चीज से और आपको पढ़ाया जाता है, इमेजिनेशन पावर। जिस बच्चे की इमेजिनेशन पावर जितनी ज्यादा होगी, उसको चीजें याद करने में उतनी ज्यादा आसानी होगी। इमेजिनेशन मीनिंग क्या होगा, जैसे मैं आपको कल स्थान में कोई पर्याय याद कराऊंगी, समझ लो जीव तक आपको याद कराने वाली हूं। देखो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट लेक्चर आपका पढ़ाने से मैं शुरू कर दूं, जब तक आपको अपनी नींव नहीं पता, आप घर कैसे बनाओगे, नहीं बना पाओगे ना, तो आपको पहले नींव डालना बहुत जरूरी होता है। तो हम वही नींव की बात कर रहे हैं, है ना? तो जीवों तक हम पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं जीने के लिए हमको क्या चाहिए, किसी के जीने की इच्छा होती है, तो भगवान तो नीचे से नहीं सुने, तो हम कहाँ चले गए, भगवान के पास, स्वर्गलोक में चले गए। फिर हमने क्या देखा, वहां पर अप्सराएं डांस कर रही है ना, कमर पर मटका रखे हुए हैं, बेड़ी लगाई हुई है ना, तो जीने के लिए हमारी इच्छा थी, हम भगवान के पास गए, तो देवता के पास गए, देवदानी हो गया, देवताड़क हो गया, और वो कमर पर मतलब बालों में बेड़ी लगाई हुई है, तो बेड़ी हो गया, और वो कमर हिला हिला कर डांस करे, तो कटी, कटी से कर कटी आप याद करोगे। इस तरीके से अपन इमेजिनेशन पावर के द्वारा इसको याद करते हैं। तो इन सारे पॉइंट के अंतर्गत हम आपको पढ़ाएंगे, और आपको कैसे पढ़ना है वो बहुत बड़ा टास्क है। कोई भी टीचर आपको कितना ही अच्छा क्यों ना पढ़ा दे, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल मुझे याद आया, आम का पेड़ है ना, वहां पे आम लगा है, आम का सीजन चल रहा है, आपको बहुत पसंद है आम, लेकिन थोड़ा सा ऊपर लगा है, बहुत पका हुआ है ना, तो आपने सोचा काश मुझे ये मिल जाता, ठीक है, लेकिन आपने उसको कोशिश नहीं किया तोड़ने का, और आपने बोला कि हाँ काश मुझे ये मिल जाता, लेकिन कोई दूसरा आया उसको तोड़ के खा गया। तो देखो, अगर आप एक बार, दो बार, तीन बार भी कोशिश करते पत्थर मारने की, तो वो आम जरूर आपके पास आता, लेकिन आपने कोशिश ही नहीं की, तो दूसरा ले जाएगा ना। तो वही बात है कि आपको सारी चीज मिल रही है, मतलब पका हुआ आम इधर है, और आपने उसको खाने की कोशिश ही नहीं की, तो आपको कैसे बचेगा, है ना? बात मेरी समझ में आ रही है ना, आम में क्या बोलना चाह रही हूँ आपको। तो आप अगर दो तीन बार भी उसको पत्थर मारते तो वो जरूर गिरता, भले ही ना गिरे, लेकिन कोशिश तो कर सकते थे ना। तो वही चीज है कि आपको सारा चीज मिल रहा है, बस आपको कोशिश करना है, विश्वास कर रखना है कि हाँ मैं पढ़ूंगा यहाँ पे तो मेरा सिलेक्शन जरूर होगा। अगर आप जितना भी पॉजिटिव बोलोगे, सारी चीजें आपके साथ पॉजिटिव होनी है, या फिर थोड़ी बहुत एक दो नेगेटिव हो सकती है, लेकिन अगर आप नेगेटिव ही नेगेटिव बोलोगे तो 100% वहां पे आपके साथ एक भी चीज पॉजिटिव नहीं होगा, ये लिख के रखिएगा। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं, रामायण सभी ने देखी होगी, अभी कोविड में तो सबने बहुत ज्यादा देखी होगी ना। भगवान राम किसके सबसे ज्यादा लाडले थे, कैकेयी माता के सबसे ज्यादा लाडले थे, लेकिन उनके साथ कौन रहती थी, एक मंत्रा रहती थी, है ना। तो मंत्रा उनको धीरे धीरे टॉर्चर करती रहती थी, टॉर्चर, उनका इतना ज्यादा अच्छा दिमाग था कैकेयी का, उनका दिमाग उसने क्या कर दिया, बिल्कुल नेगेटिव कर दिया। तो वही मैं बोलना चाहती हूँ कि आपको नेगेटिव संगति वाले लोग हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहना है, और अभी से, आज से 1 जून से आपको एक टारगेट बना लेना है कि मुझे 1 साल की जर्नी में क्या क्या करना है, मैं एकदम पॉजिटिव रहूंगा। नेगेटिविटी मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। मतलब जैसे लंबी रेस का घोड़ा होता है ना, घोड़े को पता है कि मुझे उधर जाना है, तो वो केवल स्ट्रेट देखता है, इधर क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, वो कहीं नहीं देखता, सामने देखता है, बिल्कुल सामने फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो आपको कैसे पढ़ाई करना है उसके बारे में थोड़ा सा और बात कर लें। तो देखिए, जैसे आप शुरुआत कर रहे हैं, बहुत से बच्चे जो है कि भाई वो क्या है, उनका पहले 1 साल पढ़ लिए, 2 साल पढ़ लिए, जो न्यू है उनके लिए मैं बात करूं, बाकी आप लोग भी न्यू में इंक्लूडेड हो सकते हैं। तो देखिए, जैसे आपका क्लास में चल रहा है, डेली का डेली आपको पढ़ना रहेगा, डेली चल रहा है उसको डेली आपको कवर करना है, सबसे अच्छी बात। और कैसे कवर करना, केवल रीड नहीं करना, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए हो रही है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि पूरा 1 साल आपको यही करना है। क्योंकि लास्ट ईयर में मैंने ऐसा बोला था, लेकिन बाद में बच्चे अभी 2 महीने एग्जाम के बच्चे बोलते हैं मैडम अब पढ़ाई कैसे करें, तो पढ़ाई थोड़ी ना होती है। पढ़ाई कब होती है, जब आप शुरुआत करते हो तब से पढ़ाई होती है। जैसे आप नीट की तैयारी करने जाते हो ना, तो आप उसी दिन से पढ़ाई में लग जाते हो, आईआईटी की करते हो उसी दिन से लग जाते हो, ऐसा नहीं कि लास्ट में एग्जाम आया 1 महीने पहले मैं पढ़ाई करने लग जाऊं, ऐसा नहीं होता ना। तो शुरुआती से आपको पढ़ाई करना है, डेली पढ़ोगे, कैसा पढ़ोगे, एकदम आपको कंठस्थ होना चाहिए। आपको नींद में कोई उठा के पूछ ले कि चलो बताओ इसका आंसर क्या है, तो आप तुरंत बता दो। तो ऐसा कैसे पढ़ाई होगा, जैसे हमने पढ़ाया अभी 6 से 7 आपको पढ़ाया, क्लास के बाद आप अपना खाना वाना खाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। जो क्लास में पढ़ाया उसमें 2 घंटे लगाओ, 3 घंटे लगाओ, जितना भी लगाओ। जो अगले साल एग्जाम दे रहा है उनके लिए बात कर रही हूँ, अभी जो एग्जाम दे रहा है वो अपनी पढ़ाई अपने हिसाब से करना ना, फास्ट करना। तो ऐसा पढ़ो, भले 2 घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए, लेकिन आपको वो चीज बिल्कुल याद होना चाहिए। बैठ के करना है, बढ़िया टेबल पे आपके पास एक रफ पेज होना चाहिए, पेन होना चाहिए, है ना। जो चीज नहीं याद है उसको थोड़ा लिख लिख कर आपको याद करना रहेगा, तो ये चीज आपको कंठस्थ हो जाएगी।
जैसे ही हमारा दूसरे दिन का टाइम आएगा 6 से 7 नेक्स्ट डे आपको क्या करना है 5 से लेके 5:30 तक फिर से वही टॉपिक आपने रात को याद कर लिया था, अब उसको आधे घंटे में फास्ट रिवीजन करना है। इससे आपको क्या होगा, आपने वही चीज, अभी मैं आपको स्मृति को याद रखने के 8 कारण समझाने वाली हूं जिसके थ्रू आप बहुत अच्छे से चीजों को याद कर सकते हो। तो आपने वही चीज अच्छे से याद कर लिया था, उसको आपने फिर से रिवाइज कर लिया क्लास होने से जस्ट पहले। अब अगला जो न्यू रहेगा उसको पढ़ोगे, उसके बाद जब अगले दिन उसकी क्लास होगी उसको शाम को रिवाइज करके फिर से क्लास ज्वाइन करोगे। सबसे अच्छा तरीका होता है ये चीज याद करने का। दूसरी चीज और समझाऊं, जब आपका एक स्थान कंप्लीट हो जाएगा या सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आप इनके एमसीक्यू सॉल्व करोगे, जो कि ऐप में दिए हुए हैं, जिसके पास एमसीक्यू की बुक है वो वहां से करेगा। ठीक है, जब ये कंप्लीट होगा, एमसीक्यू आपने सॉल्व किए तो हर एक सब्जेक्ट का समिता स्थान का टेस्ट होता है, तो आपको टेस्ट देना है। टेस्ट देना कंपलसरी है। एग्जांपल बता दूं आपको क्यों कंपलसरी है। बच्चों का फोन आ रहा है कि मैडम समिता में स्पीड नहीं बन पा रही है, सब्जेक्ट में स्पीड नहीं बन पा रही पढ़ाई करने की। ये स्पीड कब बनती है, जब आप बार-बार वही चीज पढ़ोगे तो आपको याद करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, आपको वो चीजें याद हो जाएगी। ये फ्रीक्वेंसी कब कैसे बनती है, टेस्ट देने से बनती है। आपने सूत्र स्थान पढ़ लिया, उसका टेस्ट दे दिया, एक बार हो गया, 2 महीने में फिर से उसका टेस्ट हो गया, 2 बार हो गया। इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करोगे तो लास्ट में मुझसे सर से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं अपनी स्पीड कैसे मेंटेन करूं। आप अभी से मेंटेन करोगे। हाँ हूं बोलते जाया करो, मुझे लगे कि आप लोग सुन रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, आपको पढ़ाई कैसे करना पूरे साल। समझ रहे हो? तो ऐसा शेड्यूल आपको रखना है भी। टेस्ट बहुत ज्यादा टाइम, मतलब टेस्ट तो आपको देना ही है ना, और सेल्फ स्टडी के लिए आपको अलग से टाइम निकालना ही रहेगा और कुछ टाइम टेबल भी आपको बनाना है। आ रहा है समझ में? ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन, जब आपके सब्जेक्ट वगैरह कंप्लीट हो जाते हैं, समिता कंप्लीट हो जाती है, तो आपको क्या करना रहता है, जो पारिक में हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको सॉल्व करना है ना। लगभग आधा अधूरा कंप्लीट हो जाए तब से आप पारिक के एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू कर दो। इधर पूरे कंप्लीट होने के लिए ना बैठो, आधा अधूरा हो जाए तो पारिक के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं शुरू कर दो। कहां से करना है, अभी नया सेशन चालू किया हमने नवंबर से, अभी 70-80% पेपर हो चुके, बीएचयू का मोस्टली बना बचा हुआ, बाकी तो लगभग हो गया है। तो जैसे हम सॉल्व कराते हैं, आपको रिकॉर्डेड वीडियो पूरे अवेलेबल है, कोर्सेज ऑप्शन में जाके वहां पर है, क्लास ज्वाइन के बच्चे को कूपन कोड के थ्रू मिलेगा। तो जैसे हमने समझाया है, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, सभी को एक्सप्लेन किया है, जहां पर नहीं किया उस चीज से रिलेटेड जहां जहां प्रैक्टिस सारा पढ़ा दिया। सब्जेक्ट हो गया, समिता हो गया, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, क्योंकि जैसे कि तैसे एग्जाम में मॉडर्न के तो दे देता है, आयुर्वेद में भी आ जाते हैं, तो आपको एमसीक्यू भी सॉल्व कराया जा रहा है। और पारिक के जो 80 पेजेस का कंपाइलेशन है वो भी रिकॉर्डेड है, वो भी आपको मिलेगा, वहां से भी आपका जो कंपाइलेशन है वो भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? हाँ जी, हाँ, आज हमारा डिस्कशन का ही टॉपिक है। थोड़ा सा शुरुआत करेंगे चरक संहिता की। सारा चीज समझ में आ रहा है? समझने वाली बात यह है, कोई थ्योरी तो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, बस आपको, हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं, जो लोग पूरा पढ़ चुके हैं उनको करना है। टाइम टेबल न्यू बैच है तो आपको जो मैंने बताया इस तरीके से पढ़ाई करना है ना। जो अभी शुरुआत कर रहे हैं बच्चे उनको इस तरीके से पढ़ाई करना है। बाकी जो ओल्ड बैच वाले मैंने उनको उसमें बता दिया है कि आपको, आपका रिवीजन हो गया तो आपको पर डे एक सब्जेक्ट पढ़ना, उसके एमसीक्यू सॉल्व करना, वो चीज अलग है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, जो फाइनल ईयर में उनके बारे में बात कर लेते हैं। फाइनल ईयर के स्टूडेंट इस साल एग्जाम देंगे, इंटर्नशिप आएगी ना उसके बाद देंगे बच्चे एग्जाम, तो उनको भी पर डे कितने घंटे, जो बच्चे कहीं भी इंटर्नशिप के लिए नहीं जा रहे जो भी है, उनको मिनिमम 10 आवर्स पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ाई करना है डेली। 10 घंटे से कम पढ़ाई नहीं होना चाहिए, या जिसकी स्पीड अच्छी है वो थोड़ा सा कम कर सकता है, बाकी अभी से इतना पढ़ोगे तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, तो अगर आप 2025 में देना तो बड़े आराम से पढ़ो, जो मैंने शेड्यूल बताया हुआ है आपको इसके अकॉर्डिंग परचेज करना। बस क्लास में जो हो रहा है उनकी बात मानना है। आपको बोला कि इस दिन टेस्ट होगा, टेस्ट की तैयारी करो, टेस्ट को, ये सारी चीजें क्लास में जैसे जैसे चल रही है वैसे आपको तैयारी करते जाना है। बहुत इजी सा शेड्यूल है, अभी से लोड लेना ही नहीं है। जो लोग 2 साल बाद एग्जाम दे रहे हैं, 1 साल बाद दे रहे हैं, जो लोग अभी दे रहे हैं 2023 का है ना, उनके लिए बहुत फास्ट पढ़ना पड़ेगा है ना, वो चीज अलग है, वो मैंने आपको पहले भी समझा दिया है कैसे आपको पढ़ाई करना, कितना रिवीजन आपका होना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम? चलो भाई शुरू करते हैं अपना। इंटर्नशिप वालों के लिए अगर 6 घंटे की ड्यूटी है, उसके अलावा 6 से 6 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा है ना। 6 घंटे एग्जाम निकालना है तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा है ना। एग्जाम निकालना है तो इंटर्नशिप के साथ साथ आप वहां पर 2-3 घंटे कवर कर लो और यहाँ पे घर आके 6 घंटे कर लो, 10-11 घंटे आपके आराम से हो जाएंगे। पूरे टाइम आपका काम नहीं रहता इंटर्नशिप में है ना, थोड़ा बहुत आप वहां पर ही पढ़ाई कर सकते हो और घर आके भी करना है। तो चरक संहिता की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में सबसे पहले दिया हुआ है, तो पहले हम आज 0 चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब प्रस्तावना से लेके फर्स्ट चैप्टर तक का पोर्शन कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो निकाल लीजिए पहले पेज, जहां पे लिखा ना काशीनाथ पांडे गोरखनाथ शास्त्री लिखा, उसके अगले पेज पर दिया हुआ है चरक सूत्र 30 का रेफरेंस है। क्या है? चरक सूत्र अध्याय 30 का रेफरेंस दिया हुआ है। सो अयम आयुर्वेदा शासितो निर्दिश्यते अनादित्वात् स्वभाव संसिद्ध नित्यत्वात् भाव स्वभाव नित्यत्वात् स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात् इत्यादि। बोला है कि हमारा जो आयुर्वेद है कैसा है? शाश्वत है। क्यों शाश्वत है? अनादि होने से। दूसरा कारण स्वभाव से सिद्ध होने से। तीसरा कारण क्या है? मतलब वही नित्य होने से। तीसरा क्या है? स्वभाव से सिद्ध होने के कारण। 3 कारणों के कारण हमारा जो आयुर्वेद है वो कैसा होता है? शाश्वत होता है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। जल्पकल्पतरु टीका किस आचार्य की है? तो जल्पकल्पतरु टीका गंगाधर राय ने लिखी है। कब लिखी है? 19वीं सदी में लिखी। जब मैं आपको टीकाएं पढ़ाऊंगी, अभी इसी लेक्चर में नहीं हो पाएगा, अगले लेक्चर में आपको टीकाएं पढ़ाऊंगी, वहां पर एक एक टीका को याद कराऊंगी। अभी केवल इतना याद कर लो, जलकल्पतरु को हमने पढ़ लिया जल। किसका जल? गंगा का जल। गंगा का जल, गंगा जल मूवी देखी होगी सभी ने, तो गंगा जल बना लो, गंगा से हो जाएगा गंगाधर राय, जल से हो जाएगा जलकल्पतरु। और यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है? कविराज गंगाधर राय ने चरक संहिता को क्या बोला है? जयत्य असो सो अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम कहा है। अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम किसने किसको कहा है? ऐसा क्वेश्चन बनता है तो चरक जी ने, सॉरी गंगाधर राय ने चरक संहिता को ऐसा बोला है जो सभी फल को देने वाला होता है। अब यहाँ से दर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि चरक संहिता पर किन किन दर्शन का प्रभाव पड़ा है, कहां कहां पर उनका वर्णन किया हुआ है।
मिल गया पेज? सभी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो अतएव ब्रवीत्यम अध्यापि दर्शन त्रयम। पहले देखते हैं कि सूत्र स्थान से अध्यादेव वैशेषिक प्रादुर्भाव। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूत्र स्थान के जो शुरुआत के अध्याय हैं वो किस दर्शन से लिए गए हैं? तो सूत्र स्थान के जो आदि के अध्याय हैं वो वैशेषिक दर्शन से लिए गए हैं, है ना? तो आप याद ऐसे कर सकते हो, सूत्र स्थान में हम सारे सूत्र पढ़ते हैं, है ना? सारे श्लोक अच्छे अच्छे सारे यहीं पर हैं, उनका विशेष महत्व होता है, तो याद हो जाएगा। ये सब आपको नहीं मिल रहा है, शुरुआत में दिया हुआ है। जैसे आप चरक संहिता खोलते हो, 0 चैप्टर मतलब प्रस्तावना से लेके यहाँ पे जो इंडेक्स दिया रहता है ना, गोरखनाथ शास्त्री वाला, फिर अगला पेज पलटाओगे वहां से शुरू हो जाता है। मिला कि नहीं? ओल्ड बुक में 15 नंबर का कुछ पेज दिया है, हाँ, जो ओल्ड बुक की पुराना एडिशन है उसमें 15 नंबर के पेज पे दिया हुआ है। शुरुआत में फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट नहीं करना है ना। चलो, तो सूत्र स्थान में जो शुरुआत के अध्याय वैशेषिक दर्शन के प्रादुर्भूत है, तो आप याद रख सकते हो, सूत्र स्थान में विशेष चीजें होती हैं, इसलिए इसको शुभ सिर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अष्टाम आदि इंद्रियो क्रमणी आच धर्म शास्त्र से, और सूत्र स्थान का जो 8वां अध्याय है वो धर्म शास्त्र से उद्धृत है, धर्म शास्त्र से लिया गया है। क्या बोल रहे हैं? एक बार बुक का फ्रंट ही नहीं बचा यार बुक में तो। अच्छा, न्यू में 10 नंबर के पेज पे है, हमारा तो ऐसा बचा बुक। ठीक है, चलो, तो अष्टम आदि इंद्रियो क्रमणी अध्याय, 8वां जो अध्याय इंद्रियो क्रमणी है वो धर्म शास्त्र लिया गया। तो इंद्रियां हमारी धर्म का काम करती थी, हमारा डायरेक्ट कोड चल रहा है। सूत्र स्थान विशेष है क्योंकि इसको सुविशेष कहा जाता है, सुविशेष भी याद हो गया, सूत्र स्थान कहा जाता है, वैसे दर्शन से भी लिया गया है ना। और 8वां अध्याय सूत्र स्थान का है, लेकिन इंद्रियां धर्म का काम करती है, धर्म शास्त्र से लिया गया है। विमान स्थान के जो 8वां अध्याय है, विमान के अष्टमाच गौतमी न्याय दर्शन प्रभा, गौतम के न्याय दर्शन से लिया है। तो विमान स्थान जो है न्याय दर्शन का है, तो गौतम बुद्ध न्याय करते थे, हर एक का मान रखते थे, तो याद हो जाएगा, गौतम बुद्ध न्याय करते थे, हर एक का मान भी रखते थे, तो विमान स्थान से रिलेटेड है। थोड़ा बहुत पॉइंट आपको एग्जाम में बहुत काम आ जाएगा। शारीरक स्थान प्रथमा अध्याय सांख्य उत्पत्ति, क्वेश्चन पूछा गया है। शरीर स्थान का जो प्रथम अध्याय है वो सांख्य दर्शन से लिया है। तो शरीर में हमारी संख्या पढ़ेंगे हम, क्या संख्याएं पढ़ेंगे, हमारी धातुएं कितनी होती है, मतलब सारे स्नायु की संधि कहां पढ़ते हो, ये सुश्रुत संहिता में पढ़ते हो, तो वहां से कोरिलेट करके इधर का भी याद रख सकते हो कि शरीर में संख्याएं होती है, हड्डियां कितनी है, अस्थियां मतलब वही, सिराएं कितनी है, स्नायु कितने हैं, ऐसे करके पढ़ोगे। सिद्धि स्थान वैदांतिक द्वैत आदि से उत्पत्ति, सिद्धि स्थान जो है वेदांत दर्शन से द्वैत आदि से उत्पन्न होता है, मध्य मध्य चार दर्शन और बीच बीच में बहुत सारे दर्शन से रिलेटेड किया गया है। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गया। सूत्र स्थान वैशेषिक, 8वां जो चैप्टर हिंदी धर्मशास्त्र हो गया, फिर शारीर स्थान सांख्य हो गया, और विमान स्थान अष्टम अध्याय 8वां अध्याय जो है गौतमी न्याय दर्शन हो जाएगा, है ना। शारीर स्थान का सांख्य, सिद्धि स्थान का वेदांत, समझ आ गया? ठीक है, ओके, चलिए अगले पेज 17 नंबर के पेज पर आते हैं। ये सारी चीजें आपको बुक में मिलेगी, लेकिन जो मैंने अभी यहाँ पढ़ा ये नहीं मिलेगा ना। जो अगला पेज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके सब बुक में मिलने वाला है, लेकिन अभी से आप ये पढ़ोगे तो आपको चीजें याद रहेंगी, क्योंकि अपन बिल्कुल भी चीजें नहीं छोड़ते, इसकी शुरुआत प्रस्तावना से शुरू कर देते हैं ना। तो शुरू करते हैं भाई। शंखो मर्म त्रय कंठो रक्तम शुक्र औरसी बुधम तानि इंद्रियाणि 10 प्राणायातन बताए हुए हैं। कहाँ कहाँ बताए हैं? चरक जी ने सूत्र स्थान के 29वें चैप्टर में 10 प्राणायातन बताए हैं, और शारीर स्थान के 7वें नंबर के चैप्टर में भी उन्होंने 10 प्राणायातन का उल्लेख किया है। कौन कौन से हैं, क्या डिफरेंस होता है वो देख लेते हैं। तो पहले तो मैं आपको याद करा दूं, शंख द्वय, हमारे 2 शंख होते हैं, ठीक है। मर्म त्रय नाम से जो उल्लेख है वो सूत्र स्थान में दिया है, उसका हृदयवस्ती से यहाँ पर डिकोडिंग नहीं किया, तो आपको इस तरीके से समझ में आ जाएगा श्लोक कहाँ का है। तो शंख द्वय मर्म त्रय इस प्रकार से 5 हो गया। अब 5 और याद करना है, कैसे याद करोगे? सेकंड नंबर की धातु, रस के बाद आती है रक्त, तो रक्त हो जाएगा। सबसे लास्ट धातु हो जाएगा शुक्र, और सबके बाद क्या बनता है? ओज बनता है। रक्त है, शुक्र है, सबसे लास्ट में क्या बनता है? ओज। रक्त, शुक्र और ओज। अब 2 चीजें याद कर लो, एक कंठ ऊपर वाला और एक नीचे वाला गुदा, तो कंठ और गुदा रिवीजन कर, रिवाइज करो मेरे साथ में। हो गया शंख द्वय मर्म त्रय 5 हो गया। दूसरी धातु लास्ट वाली धातु मतलब रक्त और शुक्र, सबसे लास्ट में ओज बनता है, और एक कंठ हो जाएगा, एक गुदा हो जाएगा। याद हुआ? सूत्र स्थान का कंप्लीट हो गया। शारीर स्थान पर आ जाओ। शारीर स्थान में क्या श्लोक बोला है? तद्यता मूढ़ा कंठ हृदय नाभि गुदावस्ती और शुक्र शोभित मानसम इति। क्या बोले हैं? त्रिमर्म को उन्होंने डिकोडिंग कर दिया, मूढ़ा कंठ सॉरी मूढ़ावस्ती और हृदय बता दिया, बस इतना ही चेंज करना है। मर्म त्रय का उन्होंने नाम बता दिया। शंख को मना कर दिया, भाई हमें शंख को नहीं मानेंगे, मना कर दिया। मना मतलब शंख द्वय के स्थान पर उन्होंने मां से मांस माना है, ना से क्या मान लिया है? नाभि मान लिया है। मतलब शारीर स्थान में इतना अंतर हो जाना है कि मर्म त्रय का नाम आएगा, शंख नहीं आके मांस और नाभि आएगा। अब साथ ही साथ बागभट्ट का भी देख लो। बागभट्ट ने चरक शारीर में जैसा माना है पूरा का पूरा वैसा माना है, बस उन्होंने मांस की जगह जिभा बंधन बताया। जिभा बंधन बताया, याद कैसे करोगे? जिभा से मांस को खा लिया, या हमारी जो जिभा है वो बहुत मांसाल होती है, बस पूरा का पूरा फिर कैसे हो जाएगा? बागभट्ट का जिभा बंधन नाभि, और पूरा का पूरा सेम टू सेम इनके जैसा हो जाएगा, बस मांस को नहीं माना है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो पाया है? ये चीजें हम आगे जाके पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में हमको ही पढ़ाया था तो आपको भी पढ़ा रहे हैं। शारीर वाला ये था। सूत्र स्थान का याद करो, इधर से अलग बिल्कुल ना याद करो श्लोक से। हमने याद किया शंख को मना कर दिए, तो मना से हमने कोड बनाया, मांस और नाभि बता दिए 2 शंख के स्थान पर। और मर्म त्रय में बस नाम बता दिए। मर्म त्रय मतलब क्या होता है? हृदयवस्ती से मर्म त्रय में आता है, कहीं कहीं सिर को मूर्धा भी बोला, हृदयवस्ती से हो गया, नाम दे दिया, बस उसको मांस और नाभि बता दिया। अब क्लियर हो गया? पिंकी भरद्वाज क्लियर हुआ? फिर 3 प्रकार के वैद्यों का वर्णन आएगा, कहां पर आएगा? चरक सूत्र स्थान के 11वें चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहां से नहीं पढ़ना है ना। अब आ जाइए डायरेक्ट आप पेज नंबर 24 पर। स्थान देखते हैं कहां कहां पर हमारी संभाषा परिषद भी है, पेज नंबर 24। संभाषा नहीं मतलब कहां कहां कौन कौन से स्थान का उल्लेख आया हुआ है, तो देखेंगे। वने चैत्र रथे रम्य समीयु विजिर हीर ऋषभः, क्या बोला है? चरक सूत्र स्थान के 26 अध्याय में रस विषयक संभाषा कहां हुई थी? रस रिलेटेड चर्चा परिचर्चा कहां हुई थी? क्या बोले? मेरे पास काशीनाथ पांडे की है रेड फ्रंट, बट मुझे ये नहीं मिल रहा है। अभी कौन से बच्चे ने मैसेज किया था? पेज नंबर 10 सत्येंद्र, आपके पास भी शायद न्यू वाली होगी, है ना। अंकित कुमार, पेज नंबर 11 चेक कर लीजिए, जो नई वाली बुक है वहां पे होगा। जो शुरुआत में रहता है ना बुक में, स्टार्टिंग में जो रहता है नाम के बाद फिर सेकंड पेज पलटते उसमें बहुत सारा लिखा रहता है। पेज नंबर 15 पे आ गया, है ना। अब पेज नंबर 24 ओल्ड बुक है, न्यू वाले में बता दो कौन से नंबर पे है। जो
जो ओल्ड बुक थी वो ग्रीन कवर था उसका, न्यू वाले में रेड, थोड़ा सा कैसा मैरून सा कलर है न्यू वाले में। तो रस विषयक संभाषा कहाँ पर हुई थी? तो बने चैत्ररथी में, है ना? चैत्ररथ नामक वन में रस विषयक संभाषा हुई थी, वहां पर आएगा, लेकिन यहाँ पे सारी चीजें ये ओल्ड बुक में ओल्ड ओल्ड न्यू ही चल रहा है, मतलब ये स्टार्टिंग में साथ में लिखा तो आपको एक साथ याद हो जाएगा, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, अब मिल गया। कौन पूछ रहे थे? हाँ, मोहसिना मिल गया आपको। फिर दूसरा देखते हैं, चरक चिकित्सा 13 उदर रोग नामक संभाषा, संभाषा तो नहीं थी यहाँ पे, चर्चा कहाँ पर हुई थी बताएं जरा, मिल गया कि नहीं? उदर रोग से रिलेटेड कहाँ पर था? कैलासे नंदन उप में, नंदन नामक वन में कैलाश पर्वत पर हुआ था, और सिद्धा विधरागिरि ने ऐसे करके वहां पर बोला था कि नंदन के याद रखो। अब विसर्ग से रिलेटेड संभाषा चर्चा कहाँ पर हुई थी? 21 नंबर के चैप्टर में हुई थी, जिसका नाम क्या है? विसर्ग है। तो कैलाश किन्नरा किरने, किन्नर मतलब होता है देव योनि, उसको बोला गया किन्नर, मतलब यहाँ पर देव योनि बोला है कि कैलाश नामक पर्वत पर ये चर्चा हुई थी, ये विमान स्थान के तीसरे चैप्टर में। ये यहाँ से आपको बिल्कुल याद नहीं करना है, ओनली पढ़ना है, जब ये पर्टिकुलर चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगी तब आपको याद होगा। तो यहाँ पर लोड लेना ही नहीं है कि मुझे याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि संहिता है, शुरुआत में आपको थोड़ी सी टफ लगेगी कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, खत्म ही नहीं होती, शुरू होती है तो संहिता, उसको थोड़ा इत्मीनान के साथ धीरज के साथ पढ़ोगे तो आप डेफिनेटली संहिता में अच्छे नंबर लेके आओगे। ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी? जनपद मंडली पांचाल क्षेत्र जनपद ध्वंस नामक चर्चा हुई थी। पंचगंगे रक्तपित्त नामक चर्चा हुई थी पंचगंगे में। ठीक है, पंचगंगे पंजाब को बोला था। और हिमवता पार्श्वे यहाँ पर अतिसार रिलेटेड वार्तालाप हुआ था। ठीक है, संस्थान का 90 नंबर का चैप्टर है, वहां पर हुआ था अतिसार रिलेटेड वार्तालाप हुआ। पुण्य हिमवते यहाँ पर योनि व्यापक से रिलेटेड वार्तालाप हुआ था। ठीक है, तो अपना स्टार्टिंग का जो था वो कंप्लीट हुआ। अब हम कल से टीकाएं शुरू करेंगे। आज से हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। कल से जो एक्चुअल में हमको पढ़ाई करना है, अभी ओनली बेसिक वाला जो चीजें हैं वो याद रखना, इसको तो हम बाद में याद करेंगे। कौन से स्थान पर कौन से दर्शन का प्रभाव पड़ा है, कल से इसका डिटेल देखेंगे। चरक कौन थे, भरद्वाज कौन थे, आत्रेय कौन थे, कितने शिष्य थे, कल यही चलेगा हमारा। ठीक है, हर एक शिष्य के बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं, उनकी टीकाएं कौन थी, ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बस नाम अंडरलाइन बस कर लो, जब मैं आपको पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाऊंगी ना तब आपको बताऊंगी, यहाँ से याद नहीं करना। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं।